हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास यादव। और आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की फर्स्ट कोर्स सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट नंबर 1। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्टिंग द लेक्चर ऑन यूनिट नंबर 1, सो हम देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स हैं। ठीक है। और कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट्स आता है, हर यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में है कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि आज हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 में है मेटल कटिंग। यूनिट नंबर 3 है ग्राइंडिंग या सुपर फिनिशिंग। यूनिट नंबर 4 है मेटल जॉइनिंग, जिसको वेल्डिंग भी बोलते हैं। एंड यूनिट नंबर 5 है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। टोटल 70 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आप हर एक यूनिट से 14 मार्क्स का पेपर, 14 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज इस यूनिट में जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जिसको कि यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया हुआ है। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज यूनिट नंबर 1 में कवर करने वाला है। तो फर्स्ट वन है मेटल कास्टिंग एंड इक्विपमेंट, देन टाइप ऑफ पैटर्न, देन पैटर्न अलावेंस। उसके बाद से पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद से पढ़ेंगे राइजर डिजाइन। देन पढ़ेंगे कास्टिक डिफेक्ट्स एंड रेजिडुअल स्ट्रेसेस। देन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू शीट मेटल फॉर्मिंग। देन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, और लास्ट में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी। तो आज ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 1 में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आज यूनिट नंबर 1 में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, या यूनिट नंबर 1 से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई मशीनिंग अलाउंस इज प्रोवाइडिंग इन कास्टिंग। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ राइजर इन कास्टिंग प्रोसेस, ऑल्सो डिस्कस द Keen's method used for riser design. Then है discuss the heat transfer during solidification of a casting of a pure metal with the help of temperature and distance diagram. Then next question है differentiate between hot working and cold working. Also explain advantages of metal forming processes over other manufacturing processes. Next question है explain case hardening, mention its type. And last one है explain the solidification phenomenon in casting. Also describe any 5 casting defects and their remedies in brief. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाते रहेंगे। तो आने वाली स्लाइड्स में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान सुनिए, कास्टिंग से शुरू करते हैं। कास्टिंग है क्या? ठीक है। सो व्हाट इज कास्टिंग? तो कास्टिंग एक बहुत ही पुराना मेथड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस। इसमें होता क्या है, इसके अंदर हम सैंड या अदर परमानेंट मटेरियल के थ्रू एक माउल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? सैंड या अदर परमानेंट मटेरियल के थ्रू एक माउल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसमें लिक्विड मेटल को डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही लिक्विड सॉलिडिफाई होता है, प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिक प्रोसेस क्या है? तो कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस। ए माउल्ड कैविटी इज क्रिएटेड out of sand or some permanent material, and liquid metal is poured into the cavity. The product is taken out after solidification. तो करना क्या है, इसके अंदर एक mould cavity बनानी है। mould cavity sand से बनेगी या किसी permanent material से बनेगी। उसके बाद उसके अंदर हम लिक्विड मेटल को डाल देंगे, उसको सॉलिडिफाई होने देंगे, और उसके बाद से उस प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल देंगे। अब इफ द mold is broken after each cast, हर एक कास्ट के बाद अगर हम माउल्ड को ब्रोक कर दे रहे हैं, देन उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेबल माउल्ड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडेबल माउल्ड। ठीक है। तो इफ द सेम माउल्ड इज यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ कास्टिंग, इट इज कॉल्ड परमानेंट माउल्ड। तो माउल्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा है कि हमने एक कास्ट करा, देन माउल्ड को ब्रेक कर दिया, अगली कास्ट के लिए फिर दूसरा मैंने माउल्ड लिया, उससे फिर कास्टिंग करी, फिर उसको ब्रेक कर दिया। तो इस प्रकार के मोल्ड को हम बोलते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड। और अगर एक ही मोल्ड का यूज हम बार बार कर रहे हैं कास्टिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट मोल्ड। अब बात आ रही है कि मोल्ड कैविटी बनाने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है। तो टू क्रिएट ए मोल्ड कैविटी फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज पैटर्न, सेकेंड वन इज मोल्डिंग मटेरियल,
एंड थर्ड वन इज टूल। हमें माउल्ड कैविटी बनाने के लिए तीन चीज जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है? पैटर्न, दूसरा है माउल्डिंग मटेरियल एंड तीसरा है टूल। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कास्टिंग के एडवांटेजेस क्या है। पहला क्या है? इट इज यूज टू प्रोड्यूस इंट्रिकेट शेप्स बिकॉज molten metal flow into a small section in the mold cavity। इंट्रिकेट शेप मतलब ऐसा शेप जो कि एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं बन पाता है, उसको भी हम कास्टिंग के थ्रू बना सकते हैं। सेकेंड वन, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स कैन बी प्रोड्यूस। इसके द्वारा हम सॉफ्ट, हार्ड या फिर डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्ज साइज कास्टिंग कैन बी प्रोड्यूस अप टू 200 टन। लार्ज साइज कास्टिंग हम कर सकते हैं, मतलब 200 अप टू 200 टन तक की कास्टिंग हम प्रोड्यूस इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इसे इट इज लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये सबसे कम एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ कास्टिंग प्रोसेस की। लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश इज वेरी पुअर। जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है और एंड सरफेस फिनिशिंग बहुत ही बेकार होती है इसके अंदर। दूसरा क्या है? सैंड कास्टिंग इज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो सैंड कास्टिंग होती है, इसमें सैंड के थ्रू मॉडल बनाते हैं और उसके बाद हम कास्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही लेबोरियस, मतलब बहुत ही इसमें मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तीसरा है गैस डिफेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस इन द कास्टिंग कंपोनेंट। कास्टिंग कंपोनेंट के अंदर गैस डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लास्ट वन है कास्टिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। अब क्या है कि जैसे ही हमने मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल को डाला या लिक्विड मेटल को डाला, उसके बाद जब सॉलिडिफाई करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन होता है, तो जो कूलिंग प्रोसेस होता है उसमें जो कूलिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, या कहीं पे कूलिंग रेट ज्यादा होता है, कहीं पे कूलिंग रेट कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑब्जेक्ट की, कास्टिंग ऑब्जेक्ट की, वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है टर्म एसोसिएटेड विद कास्टिंग। अब कास्टिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। टर्म्स यूज इन कास्टिंग और टर्म्स एसोसिएटेड विद कास्टिंग। तो सबसे पहले क्या है? फ्लास्क। ये पूरा का पूरा क्या है? फ्लास्क। ये पूरा का पूरा क्या है? फ्लास्क। तो फ्लास्क क्या होता है? ए माउल्डिंग फ्लास्क इज वन विच होल्ड द सैंड माउल्ड इंटैक्ट और इट इज मेड ऑफ wood for temporary application or more generally of metal for large term। तो एक molding flask मोल्ड होल्ड किया जाता है। ये टेम्पररी पर्पस के लिए लकड़ी का बना होता है और अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो इसको मेटल से बनाया जाता है। अब देखते हैं इसके मेन टर्म्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है कोर। पहला क्या? देखो कोर, दिस वन इज कोर। क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हॉलो कैविटीज इन कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर अगर हॉलो कैविटीज बनानी है, खोखली कैविटीज बनानी है, तो उसके लिए कोर का यूज करते हैं। सेकंड वन है पावरिंग बेसिंग। देखो ये है क्या? पावरिंग बेसिंग। तो ए स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द माउल्ड into which the molten metal is poured is known as powering basin। powering basin क्या होता है? एक स्मॉल फनल शेप कैविटी होती है जो कि माउल्ड के टॉप पर होती है। देखो बच्चों कहां पर है ये? माउल्ड के टॉप पर है। ठीक है, और इसके थ्रू ही मॉल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर डाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? स्क्रू। थर्ड वन क्या है? स्क्रू। स्क्रू क्या होता है? द पैसेज through which the molten metal from the powering basin reaches the mold cavity। ये देखो स्क्रू, ये क्या है बच्चों? स्क्रू। इसके ही थ्रू, स्क्रू के थ्रू ही जो मोल्टन मेटल है वो पावरिंग बेसिन से कहां तक पहुंचता है? माउल्ड कैविटी तक पहुंचता है। देन उसके बाद से क्या है? रनर। ये क्या है? रनर। रनर क्या होता है? द पैसेज वे इन द पार्टिंग प्लेन। देखो इसे हम क्या बोलते हैं इसको? ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिंग लाइन। और इसके अलोंग जो प्लेन होता है उसे क्या बोलते हैं? पार्टिंग प्लेन। So the passageway in the parting plane through which molten metal flows before they reach the mold cavity is known as runner। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है गेट। So the actually
द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच मोल्टन मेटल एंटर्स द माउल्ड कैविटी इज नोन एज गेट, है ना। तो गेट बेसिकली क्या होता है, वो एक्चुअल एंट्री पॉइंट होता है जिसके थ्रू मोल्टन मेटल कहाँ पहुंचता है, माउल्ड कैविटी में पहुंचता है। देन क्या होते हैं चैपलेट्स, तो चैपलेट्स का यूज कोर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। जो चैपलेट्स होते हैं उनका यूज हम कोर को, माउल्ड कैविटी के अंदर कोर को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट कोर्स इनसाइड द माउल्ड कैविटी टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन वेट एंड ओवरकम द मेटालॉस्टिक फोर्सेस। देन उसके बाद से अगला टर्म क्या यूज होता है, चिल्स। चिल्स क्या होते हैं, तो चिल्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड इन द माउल्ड टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग की कूलिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए हम चिल्स का यूज करते हैं। और ये क्या होता है, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको कि हम माउल्ड में रख देते हैं, जिससे कि कूलिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट टर्म है राइजर। ये देखो, ये बच्चों यहाँ पर देखो दिस वन, ये क्या है, राइजर। अब होता क्या, राइजर क्या है कि जैसे ही मॉल्टन मेटल माउल्ड कैविटी के अंदर आता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो मॉल्टन मेटल है वो ज्यादा आ जाता है कैविटी के अंदर, तो वो रनर राइजर के ऊपर या राइजर के अंदर वो आ जाता है। होता क्या है, तो इट इज अ रिजर्वायर ऑफ मॉल्टन मेटल इन द कास्टिंग सो दैट हॉट मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द माउल्ड कैविटी व्हेन द देयर इज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है कि ये जो राइजर है क्या, एक रिजर्वायर होता है मॉल्टन मेटल का इन द कास्टिंग। अब होता है कि जैसे ही इस मोल्ड कैविटी के अंदर हमने मॉल्टन मेटल को फीड करा, ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पर कूलिंग होगा, तो जैसे ही कूलिंग होगा तो ये मेटल क्या होगा, श्रिंक करना शुरू करेगा। जैसे ही श्रिंक करेगा तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस करेगा। तो ये जो वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा है, इनको प्रॉपर बनाए रखने के लिए हम क्या करते यूज करते हैं, राइजर का। इसके अंदर ऑलरेडी मॉल्टन मेटल होता है, और जैसे ही माउल्ड कैविटी के अंदर वॉल्यूम रिड्यूस होता है, वैसे ही ये यहाँ से राइजर से मॉल्टन मेटल माउल्ड कैविटी के अंदर आ जाता है, जिससे कि जिस शेप में जो ऑब्जेक्ट बनना हो वो उसी शेप का बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन कास्टिंग। कास्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कास्टिंग में, पहला स्टेप है पैटर्न मेकिंग। सबसे पहला कौन सा है, पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न बेसिकली होता है क्या, पैटर्न एक रिप्लिका होता है ऑफ द आइटम, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को बनाना है, जिस ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करनी है, उसकी जो बिल्कुल डुप्लीकेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैटर्न। तो ए पैटर्न इज ए रेप्लिका ऑफ द आइटम दैट विल बी कास्ट एंड इज यूज्ड इन द कास्टिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर द कैविटी इनटू व्हिच मोल्टन मटेरियल विल बी पाउडर। तो पैटर्न बेसिकली क्या है, जिस भी आइटम को बनाना उसका एक रेप्लिका होता है ना, और इसका यूज हम कास्टिंग प्रोसेस में करते हैं टू प्रिपेयर द कैविटी। कैविटी को बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। द कैविटीज इन द माउल्ड्स आर क्रिएटेड यूजिंग पैटर्न्स विच आर टिपिकली मेड ऑफ वुड, मेटल और मेटल मॉडल। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, कोर फॉर्मिंग। उसके क्या बाद से क्या बनाएंगे, हमने पैटर्न तो बना लिया, पैटर्न के बाद से क्या करेंगे, कोर को बनाएंगे। सो द प्रोसेस नोन एज कोर फॉर्मिंग इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कास्टिंग। कास्टिंग का जो इंटीरियर पार्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, जो कास्टिंग के अंदर इंटीरियर पार्ट क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोर फॉर्मिंग। सो द प्रोसेस नोन एज कोर फॉर्मिंग इन्वॉल्व्स creating the interior part of the casting. The core prevents the metal from filling the complete space while the mold gets the molten metal somewhere to go. Then उसके बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, mold। उसके बाद से क्या बनाएंगे, mold। So depending upon the application, a suitable mold is created। कि mold हमें permanent बनाना है या फिर temporary बनाना है। Then उसके बाद से क्या start करेंगे, पावरिंग प्रोसेस। मतलब पावरिंग प्रोसेस से क्या है कि अब molten metal को हम मॉल्टन मेटल को हम मोल्ड के अंदर फीड करना शुरू करेंगे। सो मॉल्टन मटेरियल टिपिकली मेटल इज यूज्ड इन कास्टिंग प्रोसेस। दिस मॉल्टन मटेरियल इज देन पाउर्ड इनटू ए माउल्ड कैविटी दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। होता क्या जी, मॉल्टन मटेरियल है, इसको क्या करेंगे हम माउल्ड कैविटी में फीड करेंगे, जिससे कि हमें
जिस टाइप का मटेरियल, जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट बनाना होता है उस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो देयर आर गेट्स एंड रनर्स डिजाइन इन द कोर टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ द लिक्विड। लिक्विड को फ्लो कराने के लिए यहाँ पर हम गेट्स और रनर को डिजाइन को भी प्रोवाइड करते हैं। Solidification process. So once the molten metal fills the cavity completely, the process of solidification of the molten metal starts. तो एक बार जैसे ही molten metal cavities को completely fill कर देता है, उसके बाद से molten metal का solidification start हो जाता है। तो this is done by, करते कैसे हैं इसको? तो this is done by forced circulation to dissipate the heat energy or by extracting the heat from the mold or by नेचुरल कन्वर्शन। तो करते क्या है, जो हीट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो हम नेचुरली भी करते हैं या फोर्स सर्कुलेशन के थ्रू भी करते हैं। तो ये 5 स्टेप होते हैं कास्टिंग के अंदर। पहला क्या है? फर्स्ट वन है पैटर्न मेकिंग, उसके बाद से कोर फॉर्मिंग, देन है माउल्ड मेकिंग, देन उसके बाद से पावरिंग प्रोसेस होता है, और उसके बाद से होता है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं? अब बता दे पहले पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने बताया था बेसिकली पैटर्न्स क्या है। पैटर्न एक रेप्लिका होता है जो कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना होता है उसका। तो पैटर्न आर द रेप्लिका और फिजिकल मॉडल ऑफ द फाइनल रिक्वायर्ड शेप ऑफ द कास्टिंग मेड बाय वुड, प्लास्टिक, मेटल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस एटसेट्रा। तो बेसिकली पैटर्न क्या है? जिस भी ऑब्जेक्ट को बनाना होता है उसकी जो रेप्लिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न पे। तो पहला टाइप क्या है? सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। पहला फर्स्ट वन क्या है? सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। तो फॉर अ सिंपल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट दिस पैटर्न इज यूज्ड, वन ऑफ द सरफेस ऑफ द पैटर्न इज फ्लैट। तो अगर हम मान लेते हैं कोई सिंपल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम इस पैटर्न का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस पैटर्न में एक सरफेस होगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा। दूसरा होता है स्प्लिट पीस पैटर्न। तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो दिस इज यूज टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप्स। पैटर्न कैन बी स्प्लिट इन नंबर ऑफ पीसेस। तो इसमें क्या करते हैं, जो पैटर्न होता है इसको नंबर ऑफ पीसेस में हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें शेप बनाना होता है या जिस शेप की हमें कास्टिंग करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम जो पीसेस है उनको स्प्लिट कर लेते हैं। देन है लूज पीस पैटर्न। तो इट इज यूज्ड व्हेन पार्ट्स विद इंटरनल वेब्स, प्रोजेक्शन एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट वन है गेटेड पैटर्न। नेक्स्ट क्या है? गेटेड पैटर्न। सो द गेट एंड द रनर इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द पैटर्न। जो गेटेड पैटर्न होते हैं इस टाइप के पैटर्न में गेट और जो रनर होते हैं वो पैटर्न का इंटरनल पार्ट्स होते हैं। अभी तक क्या था कि पूरे वो फ्लास्क में होते थे, बट ये क्या होंगे इस केस में? क्या होंगे? ये पैटर्न के अंदर पहले से ही फीड होके आएंगे। क्या क्या? गेट एंड रनर। तो दिस इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। देन उसके बाद से मैच प्लेट पैटर्न। नेक्स्ट वन है मैच प्लेट पैटर्न। तो दिस पैटर्न इज मेड इन 2 halves mounted on both side of match plate conforming to the contour of the parting surface। तो यहाँ पर क्या होता है इसमें? दिस पैटर्न इज मेड इन 2 halves। ये पैटर्न जो होता है 2 हाफ से बना होता है, और दोनों हाफ है ना क्या होते हैं? दोनों हाफ जो होते हैं वो मैच प्लेट के ऊपर माउंटेड होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रही मैच प्लेट, ये रहा फर्स्ट हाफ और ये रहा सेकेंड हाफ। ठीक है, नॉर्मली ये जो बने होते हैं ये तो नॉर्मली मेड ऑफ वुड। इट इज यूज्ड टू जनरेट सरफेस ऑफ रेवोल्यूशनरी लार्ज कास्टिंग एंड टू प्रिपेयर माउल्ड आउट ऑफ प्लास्टिक लाइक मटेरियल। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। एक कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है? देखो नाम सही है। अब इसमें क्या है, जो 2 हाफ्स होते हैं उसमें से एक हाफ को हम क्या बोलते हैं? अपर को क्या बोलते हैं? कोप, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ड्रैग। सो द कोप एंड ड्रैग द कोप एंड ड्रैग हाफ ऑफ द माउल्ड आर मेड सेपरेटली। माउल्ड का जो कोप पार्ट है और ड्रैग पार्ट है उन दोनों को हम अलग अलग बनाते हैं। इट रिक्वायर्ड एक्यूरेट अलाइनमेंट बाय गाइड्स एंड लोकेटिंग पिन। इसके बाद से क्या करते हैं? इन दोनों हाफ्स की प्रॉपर अलाइनमेंट करके जोड़ते हैं, जिसके लिए हम लोकेटिंग पिन का यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर कास्टिंग विच आर हैवी एंड
इनकन्वेंशनल फॉर हैंडलिंग एंड ऑल्सो फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। तो इस टाइप के पैटर्न का, इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं उनका यूज हम हैवी एंड इनकन्वेंशनल कास्टिंग के लिए करते हैं। देन इट इज यूज टू प्रोड्यूस बिग साइज कास्टिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्न अलाउंस। पैटर्न अलाउंस क्या होते हैं? ठीक है, तो ए पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल पार्ट ऑफ द मेड टू बी मेड। ध्यान रखना, पैटर्न हमेशा, जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, जो भी हमें फाइनल ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे हमेशा बड़ा ही बनाया जाता है। तो ए पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल पार्ट टू बी मेड। द एक्सिस डायमेंशन इज नोन एज पैटर्न अलाउंस। अब समझना, से बड़ा होता है, और जो डायमेंशन ज्यादा होती है हम क्या बोलते हैं? पैटर्न अलाउंस। क्या बोलते हैं? पैटर्न अलाउंस। अब देखते हैं कि पैटर्न अलाउंस कितने तरीके की होती है। तो पैटर्न अलाउंस 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है श्रिंकेज पैटर्न अलाउंस, देन होता है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, देन थर्ड वन होता है मशीनिंग अलाउंस, उसके बाद होता है शेक और रैपिंग अलाउंस, और उसके बाद होता है डिस्टॉर्शन और कैंपर। तो ये 5 टाइप के अलाउंस है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है श्रिंकेज अलाउंस। अब श्रिंकेज अलाउंस जैसे नाम से पता चल रहा है, तो जब कोई भी मेटल है ना, कोई भी मेटल है उसको हम हीट करके लिक्विड स्टेज में लाएं और देन उसको हम सॉलिडिफाई करें। तो जैसे ही सॉलिडिफाई करेंगे तो उसके डायमेंशन क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। उनके डायमेंशन में क्या हो जाएगा? चेंजेस आएंगे। मतलब क्या होगा? वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, सो एनी मेटल व्हेन हीटेड टू लिक्विड स्टेज एंड सॉलिडिफाइड विल अंडरगो चेंज इन डायमेंशन। तो मोस्टली द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस देन द एक्चुअल साइज ऑफ द पैटर्न। तो मोस्टली होता क्या है कि जो भी डायमेंशन है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसकी डायमेंशन क्या होती है? रिड्यूस कर जाती है। तो इस जो डायमेंशन रिड्यूस कर रही है, इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? श्रिंकेज अलाउंस का यूज करते हैं। हेंस पैटर्न्स आर मेड स्लाइटली इन लार्जर डायमेंशन अप टू 3 to 5%। नेक्स्ट वन है ड्राफ्ट अलाउंस। तो ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है? तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द पैटर्न फ्रॉम द माउल्ड कैविटी विदाउट डिस्टर्बिंग द माउल्ड आफ्टर रैमिंग ऑफ सैंड। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि माउल्ड कैविटी के अंदर, है ना, सैंड को भरने के बाद पैटर्न को निकालना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। पैटर्न को बड़ा निकालना बड़ा मुश्किल टास्क होता है विदाउट डिस्टर्बिंग द माउल्ड। तो इस पैटर्न बहुत इजीली निकल जाए वहां से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ड्राफ्ट अलाउंस का, यहाँ पर हम ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं कि जो पैटर्न है उसको स्लाइटली हम कैसा बना देते हैं? टेपर। देखो यहाँ पर स्लाइटली कैसा बना देते हैं? यहाँ पर टेपर। तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द पैटर्न फ्रॉम द माउल्ड कैविटी विदाउट डिस्टर्बिंग द माउल्ड आफ्टर रैमिंग ऑफ सैंड। हेंस द पैटर्न इज slightly given 2 to 3 degree taper in the z axis or vertical section। देन जो थर्ड वन है वो है मशीनिंग अलाउंस। सो इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज फिनिश अलाउंस। सो क्या बोलते हैं हम? फिनिश अलाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, सो द पैटर्न इज मेड स्लाइटली 5 mm to 10 mm लार्ज इन डायमेंशन देन द रिक्वायर्ड फाइनल पार्ट डायमेंशन। तो जो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उसमें जो भी डायमेंशंस हैं उससे 5 to 10 mm बड़ा पैटर्न बनाते हैं। सो आफ्टर कास्टिंग द एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द सॉलिडिफाइड मटेरियल बाय मशीनिंग। तो जैसे ये कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद मशीनिंग के थ्रू हम इस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करते हैं बाय मशीनिंग प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? मशीनिंग अलाउंस। देन उसके बाद नेक्स्ट वन है शेक और रैपिंग अलाउंस। तो होता क्या है कि पैटर्न को निकालने से पहले हम क्या करते हैं? जो माउल्ड है वहां पर उसको थोड़ा सा रैप्ड करते हैं। सो बिफोर ड्रॉइंग द पैटर्न इट इज रैप्ड एंड देयर बाय द साइज ऑफ द माउल्ड कैविटी इंक्रीजेस। है ना, विड्रॉ करने से पहले पैटर्न क्या करते हैं? रैप करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो माउल्ड कैविटी है उसका साइज इंक्रीज कर सकता है।
So actually, by wrapping the external section moves outward, increase the size, and internal section moves inward, decrease the size. So this allowance is kept negative, and hence the pattern is made slightly smaller in dimension up to 0.5 to 0.1 mm, 0.5 to 1 mm. अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप लोग कभी भी कुल्फी खाने जाओ तो जिस बॉक्स में कुल्फी जमाई जाती है, तो उसको जब वो बाहर निकालेगा, वो एक पैटर्न होता है ना, मोल्ड बना होता है, वो उसके अंदर से जब कुल्फी निकालेगा तो उसके पहले क्या करता है, उसको शेक करता है हाथ से। तो उसको हाथ शेक कर, जिससे कि वो इजीली क्या होता है, जो कुल्फी है वो बाहर निकल जाती है। तो वहां पर जो पैटर्न अलाउंस जो प्रोवाइड करते हैं, वो शेक और रैपिंग अलाउंस भी ही होता है। नेक्स्ट वन है डिस्टॉर्शन अलाउंस। ये क्या होता है भाई? तो सम मटेरियल्स माइट टेंड टू बेंड और डिस्टॉर्ट फ्रॉम द एक्चुअल साइज और डायमेंशन। तो कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, वो डिस्टॉर्ट जाते हैं या बेंड जाते हैं फ्रॉम द एक्चुअल साइज और डायमेंशन। हेंस द पैटर्न इज गिव काउंटर बैलेंस डिग्री और एंगल ऑफ रेसेस सो दैट मटेरियल विल बी इन द रिक्वायर्ड डायमेंशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न को काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ डिग्री एंगल का हम यहाँ पर रेसेस देते हैं, जिससे कि जो है मटेरियल जो है वो प्रॉपर रिक्वायर्ड शेप में बन के बाहर आए आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन इन द माउल्ड कैविटी। ये थे आपके टाइप्स ऑफ अलाउंस। नेक्स्ट टॉपिक है कास्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक is solidification. Solidification होता क्या है? So casting solidification is actually the transformation of liquid phase to solid phase with the liberation of latent heat of fusion. कास्टिंग में होता है, कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है भाई, कि जो मॉल्टन मेटल लिक्विड फेज में है वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है विद द लिबरेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So during this metallurgical process, it induces casting defects like shrinkage, porosity and hot tears. तो हम देखते हैं ये सॉलिडिफिकेशन होता कैसे है, इसको हम यहाँ कूलिंग कर्व के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, पावरिंग टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर पे हमने मॉल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर पावर किया है, और देन उसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी कूलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुपरहीटेड फॉर्म बताया, यहाँ कूलिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक ये प्रॉपर ठंडा होता है। अब इसके बाद जैसे हीट रिमूव करता है, तो यहाँ से ये सॉलिडिफाई होना शुरू करता है। मतलब यहाँ से क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिमूव करेगा, तो यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से ये जो पॉइंट होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं यहाँ पर कि कूलिंग कर्व या कूलिंग प्रोसेस होता है या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसको कूलिंग कर्व के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर जो टर्म है, दिस वन इज, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग रेट। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको, कूलिंग रेट। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं कूलिंग कर्व में। उसमें पहला है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी क्या होता है, सो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू फ्लो एंड फिल्ड ए मोल्ड इज नोन एज फ्लूडिटी। मतलब मेटल की वो एबिलिटी जिससे कि वो फ्लो करता है और मोल्ड को फिल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्लूडिटी। पावरिंग टेम्परेचर क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे हम मेटल को पावर्ड करते हैं मोल्ड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पावरिंग टेम्परेचर। So the most important controlling factor of the fluidity is the powering temperature or the amount of superheat. Higher the powering temperature, the higher is the fluidity. मतलब क्या है कि पावरिंग टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मेटल उतनी ही तेजी में फ्लो करेगा और जल्द ही मोल्ड को फिल करेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइजर एंड रनर। राइजर डिजाइन। ये राइजर होता कैसे, क्या होता है, और राइजर की हम डिजाइनिंग कैसे हो सकते हैं, राइजर होता कैसे और राइजर की डिजाइनिंग कैसे करते हैं। बेसिकली क्या है, मैंने अभी थर्ड या फोर्थ में दिखाया था कि राइजर होता कहाँ है, जहाँ पर मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताए थे। तो बेसिकली राइजर्स आर एडेड रिजर्वायर डिजाइन टू फीड लिक्विड मेटल टू द सॉलिडिफाइंग कास्टिंग
एज ए मींस ऑफ कंपनसेटिंग फॉर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो बेसिकली राइजर का एक एडेड रिजर्वायर है जिसका यूज हम कब करते हैं कि जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो वहां पे जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है उसको कंपनसेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा मॉल्टेन मेटल की जरूरत पड़ती है वो एक रिजर्वायर में फीड होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं उसको राइजर। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द राइजर मस्ट solidify after the casting. So according to Voronoz's rule, a good shape for a riser would be one that has a long freezing time. So according to Voronoz's rule के अकॉर्डिंग क्या है, एक गुड शेप का राइजर वही होता है जिसका की फ्रीजिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है उसका फ्रीजिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। देन लाइव राइजर्स क्या होता है, तो लाइव राइजर रिसीव द लास्ट हॉट मेटल दैट एंटर्स द मोल्ड and generally do so at a time when the metal in the mold cavity has already begun to cool and solidify। तो इसके लिए यहां पर हम देखते हैं वोरोनोज रूल क्या कहता है। सो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम टीएस इज गिवन बाय डी इन ब्रैकेट वी अपॉन ए की पावर एन। टोटल सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिडिफाई होने टोटल टाइम कितना लगेगा, तो होता है टीएस इक्वल टू बी इन ब्रैकेट बी वी अपॉन ए की पावर एन, वेयर एन क्या है 1.52 जिसकी वैल्यू होती है 1.522 तक। बी क्या है यहाँ पर मोल्ड कांस्टेंट एंड इज ए फंक्शन ऑफ मोल्ड मटेरियल कास्टिंग मटेरियल एंड कंडीशन ऑफ कास्टिंग। ठीक है, तो यहां पर इफ n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा b अपॉन a का होल स्क्वायर फॉर राइजर। और n t की वैल्यू यहां पर अगर 1.25 टाइम ऑफ, देखो जितना टाइम राइजर को लग रहा है अगर उसका जितना टाइम कास्टिंग में लग रहा है अगर उसका 1.25 टाइम ऑफ राइजर में लगता है तो उस केस में क्या बनेगा वी स्क्वायर अपॉन ए राइजर इज इक्वल टू 1.2 टाइम ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर कास्टिंग। जेन जो राइजर डिजाइनिंग का नेक्स्ट मेथड है उससे हम बोलते हैं सियंस मेथड। क्या बोलते हैं उसको सियंस मेथड। सियंस मेथड क्या होता है, सो द फ्रीजिंग रेशियो इज गिवन बाय रेशियो ऑफ कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्टिंग टू द राइजर। फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्टिंग टू द राइजर। तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, ए एंड बी, एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी कास्टिंग अपॉन ए अपॉन बी राइजर। क्या होगा इसका फ्रीजिंग रेशियो, क्या होगा ए अपॉन बी एरिया अपॉन वॉल्यूम, ए अपॉन बी ऑफ कास्टिंग अपॉन ए अपॉन बी ऑफ राइजर। तो द राइजर शुड सॉलिडिफाइड लास्ट तो x ग्रेटर देन 1। तो अकॉर्डिंग टू काइंस x इक्वल टू कैपिटल x इक्वल टू a अपॉन y माइनस b प्लस c। x इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन y माइनस b प्लस c, जहां पर a b c क्या है, यहाँ पर a b c क्या है कांस्टेंट और y की वैल्यू क्या है v राइजर अपॉन v कास्टिंग। वॉल्यूम राइजर का वॉल्यूम कितना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कास्टिंग डिफेक्ट्स। कौन कौन से कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। सो द फॉलोइंग आर द मेजर डिफेक्ट्स व्हिच आर लाइकली टू ऑकर इन कास्टिंग। पहला क्या है गैस डिफेक्ट, दूसरा है श्रिंकेज कैविटीज, थर्ड वन है मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स, देन है पावरिंग मेटल डिफेक्ट्स, उसके बाद से है मोल्ड शिफ्ट और उसके बाद से क्या है कंपाइंड। तो इतने सारे डिफेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट वन क्या है गैस डिफेक्ट्स। तो अब गैस डिफेक्ट होता क्या है, सो ए कंडीशन एग्जिस्टिंग इन ए कास्टिंग caused by the trapping of gas into the molten metal। अब होता क्या है कि कास्टिंग में एक कंडीशन ऐसी बनती है कि गैस मॉल्टन मेटल के साथ वो गैस भी ट्रैप हो जाती है, मॉल्टन मेटल के साथ वो गैस भी ट्रैप हो जाती है। और जैसे ही ये गैस जैसे सॉलिडिफिकेशन होता है ना, तो ये गैस जहां पर भी होती है वहां पर वो एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं गैस डिफेक्ट। सो एक कंडीशन एग्जिस्टिंग इन ए कास्टिंग caused by the trapping of gas in the molten metal or by mold gases evolved during the powering of the casting। So a defect in this category can be classified into blowholes and pinholes porosity। तो इसके जो गैस डिफेक्ट में दो तरीके के, और दूसरा है पिन होल्स।
पहला होता है ब्लो होल्स और दूसरा क्या होता है पिन होल्स। सो ब्लो होल्स क्या होते हैं? ब्लो होल्स आर स्पेरिकल और इलोंगेटेड कैविटीज present in the casting on the surface or inside the casting। बेसिकली होता है कास्टिंग सरफेस पर या कास्टिंग के अंदर कुछ इलोंगेटेड कैविटीज होती है ना, कुछ इलोंगेटेड से स्पेरिकल कैविटीज होती है जिसको बोलते हैं ब्लो होल्स। क्या होते हैं? तो पिन होल्स पोरोसिटी ऑकर्स ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस which gets entrapped during heating of molten metal। तो होता क्या, जो पिन होल पोरोसिटी होती है वो इसलिए होती है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो मोल्टन मेटल के साथ ट्रैप हो जाती है ड्यूरिंग द हीटिंग, और इसके थ्रू जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिन होल पोरोसिटी डिफेक्ट। जो नेक्स्ट वन है वो है श्रिंकेज कैविटीज। ठीक है, सो दीज आर कॉज्ड बाय लिक्विड श्रिंकेज occurring during the solidification of the casting। So to compensate for this, proper feeding of liquid metal is required। For this reason riser are placed at the appropriate place in the mold। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट। मतलब जिस मटेरियल से मोल्ड बनाते हैं उसके थ्रू जो डिफेक्ट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स। और इनमें भी बहुत सारे डिफेक्ट, इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उससे फर्स्ट में क्या होता है? कट्स एंड वॉशेस। सो दिस दिस अपीयर्स एज रफ स्पॉट एरियाज ऑफ एक्सेस मेटल एंड आर कॉज्ड बाय इरोजन ऑफ मोल्डिंग सैंड बाय द फ्लोइंग मेटल। ये क्यों बनते हैं? तो ये क्या होते हैं, आपको ना जो मेटल जो कास्टिंग प्रोसेस करेंगे तो वहां पे कुछ रफ स्पॉट्स दिखेंगे, है ना, या एक्सेस मटेरियल कुछ एरियाज दिखेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? कट्स एंड वॉशेस। ये होता क्यों है कि जैसे मोल्डिंग सैंड के थ्रू मेटल फ्लो करेगा, है ना, तो वहां से कुछ मटेरियल रिमूव हो जाते हैं, तो उस और कहीं पे जाके जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है, जो रफ स्पॉट बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कट्स एंड वॉशेस। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैप। तो दिस डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन ए पोर्शन ऑफ द फेस ऑफ द मोल्ड लिफ्ट और ब्रोकन डाउन। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मोल्ड है, जो मोल्ड का फेस है, कभी कभी वो ऊपर उठ जाता है, ब्रेक डाउन होता है, उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? स्कैप। तीसरा वन है, नेक्स्ट वन है फ्यूजन। तो दिस इज कॉज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सैंड ग्रेन विद द मोल्टन मेटल। जब सैंड ग्रेन है वो मोल्टन मेटल के साथ फ्यूज जाते हैं, तो मिल जाते हैं, तो उस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सो दिस इज कॉज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सैंड ग्रेन्स with the molten metal, giving a brittle glassy appearance on the casting surfaces। उसके बाद नेक्स्ट वन है swell। So under the influence of metalloustic forces, under the influence of metalloustic forces, the mold wall may move back, causing a swell in the dimension of the casting, and this type of casting defect is known as swell। जो नेक्स्ट टाइप है वो है पावरिंग मेटल डिफेक्ट। तो दिस द लाइकली डिफेक्ट्स इन दिस कैटेगरी आर मिस रन्स एंड कोल्ड शर्ट्स। तो जो पावरिंग मेटल डिफेक्ट्स होते हैं इसमें दो तरीके की डिफेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। पहला होता है मिस रन और दूसरा होता है कोल्ड शर्ट। तो मिस रन क्या होते हैं? तो ए मिस रन इज काउज्ड व्हेन द मेटल इज अनेबल टू फिल द मोल्ड कैविटी कंप्लीटली। ये तब होता है जब मेटल है वो मोल्ड कैविटी को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता है, तो उसके कारण जो डिफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? मिस रन। नेक्स्ट वन, एक कोल्ड शट क्या होता है? तो एक कोल्ड शट इज कॉज्ड व्हेन टू स्ट्रीम्स व्हाइल मीटिंग इन द मोल्ड कैविटी डू नॉट फ्यूज टुगेदर प्रॉपर्ली, thus forming a discontinuity in the casting। तो होता क्या है कि जब दो स्ट्रीम है ना, वो मोल्ड कैविटी मिलती तो है लेकिन वो प्रॉपर फ्यूज नहीं कर पाती, मतलब एक दूसरे से प्रॉपर नहीं मिल पाती है। इसके थ्रू क्या होता है? कास्टिंग के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड शट। और पांचवा क्या था? मोल्ड शिफ्ट। सो द मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट occurs when cope and drag or molding boxes not being properly aligned।
नेक्स्ट टॉपिक वो है कंपैरिजन बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। नेक्स्ट टॉपिक वो है कंपैरिजन बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। तो इसको हम यहाँ पर एक मैंने चार्ट जो दिखा रखा है, ठीक है। तो एक तरफ है हॉट वर्किंग और एक तरफ है कोल्ड वर्किंग। तो हॉट वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग टेम्परेचर इज अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हॉट वर्किंग में जो वर्किंग टेम्परेचर होगा वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होगा। देयरफॉर इट कैन बी रिगार्डेड एज ए साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रिकवरी। कोल्ड वर्किंग में जो टेम्परेचर होगा वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होगा। सो कोल्ड वर्किंग टेम्परेचर इज बिलो द crystallization temperature, so no appreciable recovery can take place during deformation. Next difference है coefficient of friction is hot forming is as high as 0.6। तो hot working में जो coefficient of friction होता है उसकी वैल्यू 0.6 होती है, बट इन केस ऑफ cold working इसकी वैल्यू 0.1 होती है। जो नेक्स्ट डिफेक्ट वो है hardening due to plastic deformation is completely eliminated by recovery and recrystallization। तो इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जो हार्डनिंग होती है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग hardening is not eliminated in this case. This is always accompanied by work hardening. Next difference है refinement of crystal occurs। hot working में crystal का refinement होता है, और in case of cold working grains are only elongated and distorted। ठीक है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है यहाँ पर in case of hot working internal and residual stresses are not developed in the metal। in case of hot working internal और residual stresses develop नहीं होते मेटल के अंदर, बट in case of cold working ये दोनों ही मेटल के अंदर develop होते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है in case of hot working surface finish is not good, but in case of cold working surface finishing अच्छी होती है। नेक्स्ट वन है in case of hot working it promotes uniformity of materials, but in case of cold working uniformity of material is lost। जो नेक्स्ट डिफरेंस है in case of hot working cracks and blow holes are welded up। हॉट वर्किंग में जो क्रैक्स और ब्लो होल्स होते हैं वो वेल्डेड अप हो जाते हैं, बट इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक फॉर्मेशन एंड इट्स प्रोपागेशन इज ग्रेट। इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग में क्या होता है क्रैक फॉर्मेशन और की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। जो नेक्स्ट डिफरेंस वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलोंगेशन रिडक्शन ऑफ एरिया एंड इम्पैक्ट वैल्यू आर इम्प्रूव इन केस ऑफ हॉट वर्किंग, बट इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग जो कोल्ड वर्किंग डिक्रीजेस इलोंगेशन रिडक्शन ऑफ एरिया एंड इम्पैक्ट वैल्यू। ये डिफरेंस था बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। नेक्स्ट टॉपिक है वो है शीट मेटल वर्किंग। शीट मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, शीट मेटल फॉर्मिंग। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या है, so forging is a basic process in which the work piece is shaped by compressive force applied through various dies and tooling। तो forging एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें कि हम वर्क पीस को शेप्ड करते हैं बाय कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्स लगा के किसी भी वर्क पीस को हम शेप करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्जिंग। तो फोर्जिंग इज अ बेसिक प्रोसेस इन विच the workpiece is shaped by compressive forces applied through various dies and tooling। It is one of the oldest and most important metal working operation used to make jewelries, coins and various implements by hammering metal with tool made of stones। ठीक है। अब जो फोर्जिंग प्रोसेस होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन डाई फोर्जिंग और एक होता है क्लोज डाई फोर्जिंग। तो ओपन डाई फोर्जिंग में क्या होता है, सो इन दिस द वर्क पीस इज कंप्रेस बिटवीन टू पैटर्न्स। देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं ये वर्क पीस है यहाँ पर, तो एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है। तो इसके अंदर जो वर्क पीस होता है वो दो प्लेट्स के बीच में, प्लेटन्स के बीच में कंप्रेस होता है। सो देयर इज नो कांस्टेंट टू मटेरियल फ्लो इन लेटरल डायरेक्शन। तो ओपन डाई फोर्जिंग इज a process by which products are made through a series of incremental deformation using dies of relatively simple shape।
ठीक है। सो द टॉप डाई इज अटैच टू रैम, जो ऊपर वाली डाई है ये रैम से अटैच होती है, और जो बॉटम डाई होती है वो हैमर एनविल और प्रेस बेड से अटैच होती है। सो मेटल वर्क पीस इज हीटेड अबव recrystallization temperature from 1900 degree centigrade to 2400 degree centigrade. So most open die forging are produced on flat dies. जो नेक्स्ट टाइप है वो है इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें इम्प्रेशन बनाना है कुछ, तो उसके लिए हम इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग का यूज करते हैं। सो हेयर half the impression of the finished forging is sunk or made in the top die and other half of the impression is sunk in the bottom die. इसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसका जो हाफ इम्प्रेशन होता है वो टॉप डाई पे बना होता है, और जो सेकंड और जो दूसरा इंप्रेशन होता है, आधा इंप्रेशन होता है, वो बॉटम डाई पे बना होता है। तो इन इंप्रेशन डाई फोर्जिंग द वर्क पीस इज प्रेस्ड बिटवीन द डाइस। यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्क पीस होगा उसको डाइस के बीच में प्रेस करेंगे। नेक्स्ट वन है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। नेक्स्ट वन है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। तो क्लोज्ड डाई फोर्जिंग देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। तो क्लोज्ड डाई फोर्जिंग इज वेरी सिमिलर टू इंप्रेशन डाई फोर्जिंग, but in true closed die forging the amount of material initially taken is very carefully controlled so that no flash is formed. जो क्लोज डाई फोर्जिंग होती है वो इंप्रेशन डाई फोर्जिंग की तरह ही होती है, बट इन केस ऑफ ट्रू क्लोज डाई फोर्जिंग यहाँ पर उतना ही मटेरियल लेंगे जिससे कि फ्लैश फॉर्म ना हो। अदरवाइज द प्रोसेस इज सिमिलर टू इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। So it is technique which is suitable for mass production. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोलिंग। रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत जगह आप लोगों ने देख रखा होगा रोलिंग प्रोसेस। सो अब देखो क्या है, इन दिस प्रोसेस metals and alloys are physically deformed into semi finished or finished products by being pressed between two rolls which are rotating। इसमें क्या है, देखो दो रोल्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं, जो दो रोल्स है वो रोटेट करते रहते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेटल को फीड करेंगे। जैसे ही मेटल को फीड करेंगे ये रोल्स के बीच में जाएगा, और जैसे ही रोल्स के बीच में जाएगा तो ये जिस फॉर्म में हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है ये उस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका इलोंगेशन होता है ग्रेन साइज का। सो इन दिस प्रोसेस metals and alloys are plastically deformed into semi-finished or finished product by being pressed between two rolls which are rotating. The metal is initially pushed into the space between the two rolls. Thereafter, once the roll takes a bite into the edge of the material gets pulled in by the friction between the surface of the roll and the material. तो हम करते क्या, इनिशियली क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो मेटल है उसको क्या करेंगे, इस दो जो रोल है उसके बीच में यहाँ पर पुश करेंगे, और जैसे ही ये मेटल इन दोनों रोल्स के बीच में आएगा ये अपने आप आगे फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सो द मेटल इज इनिशियली पुश्ड इनटू द स्पेस बिटवीन द टू रोल्स। Thereafter, once the roll takes a bite into the edge of the material gets pulled in by the friction between the surfaces of the rolls and the material. The material is subjected to high compressive forces as it gets squeezed and pulled along by the rolls. अब भाई रोलिंग होती कैसे, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो रोलिंग होती कैसे है, ईच ऑफ टू रोल्स, देखो जो दोनों रोल्स है ईच ऑफ टू रोल्स कॉन्टेक्ट द मेटल सरफेस अलोंग द आर्क ए बी। ये आर्क ए बी है, इसको बड़ा कर देते देखो। सो ईच ऑफ टू रोल्स कॉन्टेक्ट द मेटल सरफेस, ये दोनों जो रोल्स हैं वो इस मेटल सरफेस से कॉन्टेक्ट कहाँ करेंगे, अलोंग द आर्क ए बी, अलोंग द आर्क ए बी विच इज कॉल्ड आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। सो आर्क ए बी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ रोल्स विच गिव एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। जो तुम्हारा ये
आर्क एवी है वो रोल्स के रेडियस से डिवाइडेड होता है और जिसके हमें थ्रू क्या मिलता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या मिलता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से, दिस वन, angle of contact. So the rollers pull the material forward only due to the friction existing between the roll surface and the metal. तो रोलर मटेरियल को तभी फॉरवर्ड करेगा, पुल करेगा, जब जो रोल्स और मटेरियल है इनके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा. सो एट द एंड, एट द मोमेंट ऑफ द बाइट, द रिएक्शन एट द कॉन्टेक्ट पेयर ए विल बी आर अलोंग रेडियल लाइन O1A. तो यहां पर देखो रेडियस, जैसे ही बाइट होगी वहां पर जो रिएक्शन होगा एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ए, ये रहा कॉन्टेक्ट पॉइंट ए, यहां पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आर. जस्ट अ मिनट. वो रिएक्शन बच्चों क्या होगा यहाँ पर, आर, और वो कहाँ एक्ट करेगा, अलोंग द रेडियल लाइन O1A. कहाँ अप्लाई करेगा, O1A, सॉरी कहाँ अप्लाई करेगा, यहाँ अप्लाई करेगा O1A पर. And frictional force will be acting along tangential at a right angle to O1A. So in the limiting case, R sin alpha, in the limiting case, R sin alpha is equal to mu R cos alpha. So since mu is equal to क्या होता है, tan alpha, और alpha is equal to tan inverse mu. If alpha is greater than tan inverse 1 mu, the material would not enter the roll unheated. ये कंडीशन होती है रोलिंग. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सट्रूशन. एक्सट्रूशन तो पर डे आप समझ सकते हो, बहुत ही इजी है. एक्सट्रूशन प्रोसेस जो है आपने बहुत जगह देखा होगा. तो एक्सट्रूशन होता क्या है, तो एक्सट्रूशन इज ए प्रोसेस इन विच द मेटल इज सब्जेक्टेड टू प्लास्टिक फ्लो by enclosing the metal in a closed chamber in which the only opening provided is through a die. तो एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होता है, so extrusion is a process in which the metal is subjected to plastic flow. इसमें क्या करते हैं एक्सट्रूशन में, जो मेटल होता है उसका प्लास्टिक फ्लो कराते हैं by enclosing the metal in a closed chamber. हम क्या करेंगे, क्लोज चैम्बर में मेटल को एनक्लोज कर देंगे और डाई के पास एक स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि वो मेटल प्लास्टिकली फ्लो करेगा. तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूशन. फॉर एग्जांपल, आप टूथपेस्ट देखा, टूथपेस्ट आप उसको यूज करते हो, तो टूथपेस्ट जो पेस्ट निकालते हो ना, वो थ्रू एक्सट्रूशन प्रोसेस निकलता है. ठीक है. सो इन द प्रोसेस द मेटल एज्यूम द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द डाई एंड कम्स आउट एज ए लॉन्ग स्ट्रिप विद द सेम क्रॉस सेक्शन एज द डाई ओपनिंग. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि जो मेटल है ना, वो metal assume the opening provided in the die and comes out as a long strip with the same cross section as the die opening. तो die opening की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या die opening का जो क्रॉस सेक्शन होगा, सेम क्रॉस सेक्शन किसका होगा, जो लॉन्ग स्ट्रिप बाहर निकल रही है मेटल की. So the process of extrusion is most commonly used for the manufacturing या manufacture of solid and hollow sections of non-ferrous metals and alloys. For example, aluminium, magnesium alloy, magnesium and its alloy, copper, brass and bronze, etc. अब देखते हैं जो एक्सट्रूशन दो तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन, दूसरा होता है बैकवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन. तो बार बार आप पेपर में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है. तो हमने यहाँ पर टेबल में दिखा रखा है, एक तरफ है फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन, दूसरी तरफ है बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन. तो फर्स्ट में क्या है, सिंपल बट द मटेरियल मस्ट स्लाइड अलोंग द चैम्बर वॉल. इस केस में क्या होगा, इन दिस केस मटेरियल डज नॉट मूव बट डाई मूव. इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड और डायरेक्ट में मटेरियल मूव करेगा और इनडायरेक्ट में डाई मूव करेगी. सेकंड डिफरेंस क्या है, हाई फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ओवरकम. यहाँ पर क्या है, लो फ्रिक्शन फोर्स आर जनरेटेड एज द मास ऑफ मटेरियल डज नॉट मूव. क्योंकि मटेरियल मूव नहीं करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं वो कम जनरेट, लो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा. नेक्स्ट क्या है, हाई एक्सट्रूशन फोर्सेस रिक्वायर्ड बट मैकेनिकली सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, सॉरी अनकॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पर हाई एक्सट्रूशन फोर्स की जरूरत पड़ती है, बट इन केस ऑफ बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन 25 to 30% लेस एक्सट्रूशन फोर्सेस रिक्वायर्ड
एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सट्रूशन। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? हाई स्क्रैप और मटेरियल वेस्ट ऑन एन एवरेज। यहाँ पर जो मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा होता है वो होता है 18 से 20% तक, बट इन केस ऑफ बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन जो मटेरियल का वेस्टेज होता है वो ओनली 5 to 6% होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायर ड्राइंग। भाई वायर ड्राइंग क्या होती है, मतलब वायर हम कैसे बनाते हैं या कंपनीज में वायर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, सो इन दिस प्रोसेस इसमें क्या है, रॉड मेड ऑफ स्टील और नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज आर पुल्ड थ्रू कॉनिकल डाइस हैविंग ए होल इन द सेंटर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रॉड होती है, किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होगी या नॉन फेरस मेटल की बनी होगी या नॉन फेरस एलॉय की होगी। उसको क्या करेंगे, एक कोनिकल डाई के थ्रू, एक कोनिकल डाई के थ्रू क्या करेंगे, पुल्ड करेंगे। यहाँ पर देखो ये कैसी डाई है, तो ये कैसी है, कोनिकल डाई है। तो इसको कोनिकल डाई के थ्रू पुल्ड करेंगे, हैविंग ए होल इन द सेंटर। देखो इसके सेंटर पे क्या है, एक होल बना हुआ है। सो द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द कोन इज केप्ट बिटवीन 8 to 24 डिग्री। तो यहाँ पर जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है, 8 to 24 डिग्री। तो एज द मटेरियल इज पुल्ड थ्रू द कोन इट अंडरगोस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जैसे ही मटेरियल इस कोन के थ्रू पुल्ड करेंगे इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और ग्रेजुअली अंडरगोस ए रिडक्शन इन द डायामीटर। तो जैसे इस मटेरियल को देखो, जैसे इस मटेरियल को इस डाई के थ्रू या इस कोन के थ्रू पुल्ड करेंगे इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और जो इसका डायामीटर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एट द सेम टाइम द लेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम। ठीक है, तो जिस प्रोपोर्शन में इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी सेम प्रोपोर्शन में इसका डायामीटर डिक्रीज करेगा, या ये भी बोल सकते हैं कि जिस प्रोपोर्शन में इसका डायामीटर डिक्रीज करेगा सेम प्रोपोर्शन में इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से वायर ड्राइंग करी जाती है। ठीक है, तो आज हमने जो यूनिट 1 में फिर से देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं। तो आज हमने पढ़ा मेटल कास्टिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पैटर्न, उसके बाद पैटर्न अलावेंस, देन हीट ट्रांसफर एंड सॉलिडिफिकेशन, देन राइजर डिजाइन, देन उसके बाद से हमने पढ़ा कास्टिंग डिफेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद से शीट मेटल फॉर्मिंग क्या होती है जिसमें के अंदर हमने फोर्जिंग पढ़ा था, उसके बाद से हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने आज की स्लाइड में, आज यूनिट नंबर 1 में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।